नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीच बीच में एक सवाल बहुत सामने आता है। देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के बाद कौन सबसे प्रमुख दावेदार होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ का नाम इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखता है? क्या वो इसके करीब पहुंचते हुए साफ साफ दिख रहे? भले ही इस पर खबरें बहुत ज्यादा न छपती हो, जो मुख्य स्ट्रीम का मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो इस पर बहुत ज्यादा बात ना करता हो, लेकिन यह सवाल बहुतों के दिमाग में तो रहता ही है। और खासकर भाजपा से जुड़ा हुआ हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने हिसाब से इसका उत्तर खोजता रहता है। आइए इस पर कुछ तथ्य और तर्कों के आधार पर बात करते हैं। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आज दोनों अपने अपने फॉलोअर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उनके फॉलोअर्स उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, उन पर अंधा भरोसा करते हैं। लेकिन दोनों की राजनीतिक यात्रा में एक बहुत बड़ा अंतर है। कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के बगैर अधूरे हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी के बिना अधूरे हैं। दोनों की जो राजनीतिक यात्रा है, दोनों का साथ एक दूसरे के लिए जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यह जो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा है, यह बगैर अमित शाह का नाम लिए लिखी नहीं जा सकती है। यह एक सच है। यह गुजरात की सत्ता का दौर रहा हो, यह चाहे अब मौजूदा केंद्र में सत्ता का दौर रहा हो, दोनों को एक दूसरे की जरूरत के तौर पर देखा और महसूस किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास कोई अमित शाह नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उनका कोई अमित शाह नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि उनको किसी अमित शाह की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ दोनों रोल में खुद ही रहते हैं। हालांकि दोनों के सत्ता को चलाने के तरीके में काफी समानता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से कई बार कुछ कदम आगे दिखते हैं। आपने अभी तक के राजनीतिक जीवन में अगर मौजूदा दौर तक के जीवन की बात करें तो आगे क्या घटने वाला है, आगे क्या होने वाला है, इस पर तो केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ ने जब पहला चुनाव लड़ा तो वो केवल 26 साल के थे। वो 1998 में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। वो गोरखपुर से 5 बार सांसद चुने गए। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 51 साल के थे। वो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2002 में राजकोट से विधायक चुने गए। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उस समय पर उनकी उम्र 45 साल थी। आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब करीब 10% है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहते हुए किसी भी मुसलमान नेता को टिकट नहीं दिया। गुजरात की राजनीति में मुसलमान हाशिए पर रहे। उत्तर प्रदेश में मुसलमान करीब करीब 19% के है, आसपास है। और यहां भी योगी आदित्यनाथ की जो भाजपा सरकार है उसमें मुसलमान राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ही है, उनको कोई तरजीह दी नहीं जाती है। आप एक और बात पर ध्यान दीजिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी राज में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरीके से मोदी राज में गुजरात में पुलिस एनकाउंटर को लेकर कई बार सवाल उठते रहे। यानी कि एक वर्ग है जो फॉलोअर्स है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का, उनका कहना है कि यह लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की एक तरीका है, और जो विरोधी है वो इस तरीके पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दोनों के साथ इसी तरह की बात है और बहुत ही गंभीर किस्म के सवाल दोनों तरफ उठते रहे हैं। गुजरात में 2002 से लेकर 2007 के बीच में 17 ऐसे विवादित एनकाउंटर हुए हैं जिस पर मीडिया बार बार स्पेशल स्टोरी बनाती रहती है, रिपोर्ट छापती रहती है, जिनको लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं, जो अदालतों तक गए हैं। इस तरह से दोनों सत्ता को चलाने में कुछ कुछ एक जैसे ही है। लेकिन एक बात सबसे अधिक अलग है, तो वो यह है कि नरेंद्र मोदी को अपने विस्तार में अमित शाह चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक विस्तार में किसी अमित शाह की जरूरत नहीं है और किसी अमित शाह का योगदान अभी तक है भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा भाजपा की अब तक की राजनीति में जोड़ीदार के तौर पर सामने आती रही है बात, यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। यह एक अच्छी बात भी मानी जा सकती है और कई राजनीतिक विश्लेषण इसको एक बहुत बड़ी कमी के तौर पर भी देखते और समझते हैं। लेकिन आप 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए बदलाव को देखिए, योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा को देखिए, समझिए। आप 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करते हैं तो उस जीत को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत के तौर पर देखा और बताया गया।
इसके बाद 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जीत मिली उसे योगी और मोदी की जीत के तौर पर बताया गया और देखा गया। एक तस्वीर भी उस समय सामने आई थी जो इस बात को प्रमाणित करती थी कि वो दोनों की जीत थी, योगी और मोदी की। उस समय पर अमित शाह की बहुत ज्यादा चर्चा हुई नहीं। अब उत्तर प्रदेश में 2017 में अगला विधानसभा का चुनाव होना है और यह माना जा रहा है कि यह चुनाव पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर केंद्रित रहने वाला है। इस चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी या अमित शाह रहने वाले नहीं है, योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। यह बहुत ही साफ सी तस्वीर है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति को देखकर इसको समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के बराबर कभी कभी केशव मौर्य, कभी अरविंद शर्मा, कभी ब्रजेश पाठक, कभी दिनेश शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है और यह माना जाता रहा है कि यह जो कोशिश की जा रही है ये दिल्ली में अमित शाह की ओर से की जा रही है। इस पर मीडिया में बीच बीच में राजनीतिक विश्लेषण छपते रहे, लेकिन कोई भी योगी के सामने टिक नहीं पाया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इन्हीं बातों को देखकर शायद कई लोगों का कहना है कि यूपी में योगी का कद इतना बड़ा हो गया है कि हिंदू योगी के नाम पर वोट करेगा ही करेगा। उसके लिए अब नरेंद्र मोदी को हिंदुओं से बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी का कद नरेंद्र मोदी से तो बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन बराबर तो खड़ा हुआ साफ साफ महसूस किया जा सकता है। और यह बात भी सही है कि बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो मौजूदा दौर में योगी आदित्यनाथ ही है। एक बात और ध्यान दीजिए, जिस पर 2017 से लेकर आज तक बीच बीच में खूब चर्चा होती है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो किसकी पसंद थे, यह सवाल अनेक बार किया जाता रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अपने मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि मोदी और अमित शाह की सहमति से वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यह भी बहुतों को पता ही है कि नरेंद्र मोदी की पहली पसंद तो मनोज सिन्हा थे, ना कि योगी। मनोज सिन्हा को तो सुरक्षा घेरा भी मिल चुका था। यह खासकर पूर्वांचल के लोग, बनारस के लोग, यह बहुत अच्छी तरीके से वहाँ की राजनीति से जुड़े हुए लोग, खासकर भाजपा से जुड़े हुए लोग यह अच्छी तरीके से समझते ही है। आप अंत में पिछले कुछ समय में घटी 3 घटनाओं पर ध्यान दीजिए। एक, पिछले साल नवंबर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और प्रस्ताव पेश किया गया, उससे साफ हो गया कि बीजेपी शासित दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले योगी आदित्यनाथ का दर्जा अलग है और बहुत बड़ा है। योगी भाजपा में बहुत ही अलग जगह रखने लगे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में कंधे पर हाथ रखकर जो फोटो जारी किया गया था, उस फोटो को भाजपा ने आगे बढ़ाया था, भाजपा ने खुद लोगों के बीच तक पहुंचाया था, वायरल किया था। उस फोटो ने भी बीजेपी में योगी के बढ़ते कद की कहानी कही थी। और तीसरी बात, भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं लिखने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आरएसएस को लिखना है। यह एक साफ सी बात है, यह आरएसएस को तय करना है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। और बहुत हद तक परिस्थितियां भी यह तय करेगी कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। 2024 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से मिली सीटों की संख्या भी इस तस्वीर को बहुत हद तक साफ करेगी कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। यह कईयों का मानना है, लेकिन मैं मानता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में इस तरह की किसी तस्वीर की जरूरत आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा बची नहीं है, जिसमें नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर कोई संदेश वोटर के लिए जारी करें। उत्तर प्रदेश का हिंदू वोटर बगैर नरेंद्र मोदी की अपील के भी योगी आदित्यनाथ के साथ है, वो वोट करेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इस सवाल का उत्तर समय पर छोड़ देना चाहिए। समय इसका उत्तर लेके आएगा ही आएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।